हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग भी बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, तो ठीक है, चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। अतीत की घटना का जब प्रमाणिक विवरण इतिहास कहलाता है, जो साहित्यिक और पुरातात्विक श्रेणी में विभाजित है। फ्रेंड्स, अतीत की घटना का जब हम प्रमाणिक रूप में उसका विवरण करते हैं तो यही इतिहास कहलाता है। ये साहित्यिक और पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल के प्रांत थे और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी के आरंभ में तो फ्रेंड्स बिहार एवं उड़ीसा जो है वो बंगाल के प्रांत थे। तो बिहार और उड़ीसा जो है वो बंगाल के प्रांत थे और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो हम लोग टिक करेंगे 1912 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, तो हम लोग टिक करेंगे 1936 ईस्वी में, क्योंकि 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी जो है, 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से लेके 1999 तक, ये 20वीं शताब्दी हुआ। 1956 ईस्वी में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ भाग को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पे पुरुलिया एवं पूर्णिया जिले के कुछ भाग को पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, भाषाई आधार पे राज्य का जो बंटवारा किया गया, ये हम लोग पॉलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का पुनः विभाजन हुआ। छोटा नागपुर पठारी भूखंड और जनजातीय बाहुल वाले क्षेत्र को झारखंड नामक नए राज्य से नाम दिया गया। फ्रेंड्स, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का पुनः विभाजन हुआ, जो कि छोटा नागपुर के पठारी भूखंड और जनजातीय बाहुल वाले क्षेत्र को झारखंड नाम दिया गया। फ्रेंड्स, बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ है, जब आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर गंगा घाटी में हुआ। इसमें बिहार का स्थान एक केंद्र बिंदु था। फ्रेंड्स, बिहार का जो ऐतिहासिक युग का आरंभ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। जैसा कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में देखे थे कि आर्य जब गंगा की ओर प्रवेश कर रहे थे और जब वो गंगा घाटी में आए तो उनका मुकाबला अनार्यों से हुआ। तो इसमें जो गंगा घाटी के प्रवेश करने के बाद उसका जो बिहार था वो एक केंद्र बिंदु था। और बिहार जो है फ्रेंड्स, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मगध शासक, मौर्य शासक और काफ़ी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। बिहार में ही सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, बिहार में ही सिख के जो अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स प्राचीन बिहार के बारे में कुछ देख रहे हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय हुआ। फ्रेंड्स, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय हुआ, जो 16 महाजनपद का उदय हुआ। फ्रेंड्स, इसे 16 महाजनपद का नाम दिया गया। इसमें 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य ये बिहार के क्षेत्र में स्थित थे और इसकी विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। फ्रेंड्स, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय हुआ, जिसे 16 महाजनपदों का नाम दिया गया है। और इसमें जो 3 महाजनपद है अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य, यह बिहार के क्षेत्र में ही स्थित थे। और इसकी विस्तृत जानकारी फ्रेंड्स, इसकी विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में हमको मिलती है।
मगध साम्राज्य का उदय के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं। मगध राज के इतिहास की चर्चा महाभारत काल से है। फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य काफ़ी पुराना है, इसकी जो चर्चा है वो महाभारत काल से ही है। इसमें मगध के शासक जरासंध का भी उल्लेख है, जिसे भीम ने पराजित किया था। फ्रेंड, इसमें मगध के शासक जो है जरासंध का भी उल्लेख है, जिसको भीम ने पराजित किया था। इस तिथि का निर्धारण कठिन है। फ्रेंड्स, इसका तिथि निर्धारण कठिन है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और इतिहासकार इसका सही तिथि निर्धारण करने में असमर्थ हैं। मगध साम्राज्य के अंतर्गत दो शासक बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। मगध साम्राज्य के अंतर्गत फ्रेंड्स दो शासक हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। ये हर्यक वंश के शासक थे और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो ऑप्शन रहेगा, जैसा ऑप्शन वैसा हम लोग टिक करेंगे, बिंबिसार रहेगा या अजातशत्रु रहेगा। मगध साम्राज्य का उदय बिंबिसार ने किया था। यहाँ पे फ्रेंड्स छूट गया कुछ, बिंबिसार किया था। फ्रेंड्स, कहीं कहीं वीरभद्र भी है और कहीं कहीं बिंबिसार भी दिया रहता है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीरभद्र है तो आप लोग वीरभद्र को टिक कीजिएगा, अगर बिंबिसार है तो बिंबिसार को टिक कीजिएगा। जो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया, और बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया, और उसकी पहली पत्नी महाकोसला कोसल की राजकुमारी थी। फ्रेंड्स, उसकी 3 पत्नियां थी, और सबसे पहली पत्नी जो है जिसका नाम महाकोसला था वो कोसल की राजकुमारी थी। और फ्रेंड्स, और महाकोसला से शादी करने के बाद इसको दहेज के रूप में इसे काशी प्राप्त हुआ, और काशी जो है फ्रेंड्स दहेज के रूप में ये प्राप्त किया। फ्रेंड्स, इतना सारा शादी करने का मकसद था उसका साम्राज्य विस्तार करना। और दूसरी पत्नी चेलना वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी थी, और चेलना जो है फ्रेंड्स वह वैशाली के लिच्छवी परिवार की राजकुमारी थी। और तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा किया गया, और अजातशत्रु ने राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया। फ्रेंड्स, बिंबिसार का जो मृत्यु है उसका पुत्र अजातशत्रु द्वारा किया गया, और अजातशत्रु ने राजगीर में पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु का पुत्र उदीन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो अजातशत्रु का पुत्र है उदीन ने, उसने बनाया। फ्रेंड्स, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक हुए वो अपने पिता को मार के गद्दी प्राप्त किए थे। जैसे हम लोग देखे थे बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के प्रथम सम्राट, उसको अजातशत्रु ने मारा था, और उदयन जो है ये अजातशत्रु को मार के गद्दी प्राप्त किया था। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा, जिसे भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो हम लोग टिक करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने यूनानों से भारत को मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि यूनानी से भारत को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसको भारत का मुक्तिदाता कहा गया। 315 ईस्वी में सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। फ्रेंड्स, 315 ईस्वी में सेल्यूकस का जो दूत है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक का रचना किया। अब फ्रेंड्स, इस पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। फ्रेंड्स, मौर्य वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो राजा अशोक था, और कहा जाता है कि ये 99 भाई को कत्ल करके उसके बाद गद्दी प्राप्त किया था, और ये बहुत ही क्रूर शासक था। फ्रेंड्स, और 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देख के विजय नीति को त्याग कर धम्म नीति का अपनाया। फ्रेंड्स, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ, और इस चीज़ को देख के जो अशोक का था वो हृदय जो था वो कल्पित हो गया, और उसने विजय नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। फ्रेंड्स, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ।
उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। 185 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। मौर्य काल में ही प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी ने किया। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाणिनि की रचना किसने किया, तो अष्टाध्यायी ने। पटना के दक्षिणी भाग कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। फ्रेंड्स, पटना के कुम्हरार एक स्थान है, वहाँ से मौर्यकालीन राजप्रसाद है जो उसके अवशेष मिले हुए हैं। राजप्रसाद एक प्रकार का सभा भवन था। फ्रेंड्स, वो हम लोग मौर्य कला वगैरह देखेंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र करेंगे। ये शैली ईरानी कला से प्रभावित था। ये जो राजप्रसाद की कला है, ये जो राजप्रसाद है, ये ईरानी कला से प्रभावित है। काफ़ी मात्रा में ईरानी से इसका ये मेल खाते हैं। और पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ले से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और पटना सिटी का जो दीदारगंज मोहल्ला है, वहाँ से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।